भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में से एक आरोपी मेहुल चौकसी पर कानून का शिकंजा अब लगातार कसता जा रहा है। खबर है कि भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार उसे शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के कहने पर गिरफ्तार किया गया और वो फिलहाल बेल्जियम की एक जेल में बंद है। गिरफ्तारी के बाद से भारत ने उसे तुरंत प्रत्यार्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार मेहुल चौकसी ने 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम का एक एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया और ये कार्ड कथित तौर पर उसकी बेल्जियम नागरिकता वाली पत्नी की मदद से प्राप्त किया गया था और आरोप है कि चौकसी ने रेजिडेंसी के लिए आवेदन करते समय बेल्जियम अधिकारियों को फर्जी दस्तावेज सौंपे और अपनी भारतीय नागरिकता की जानकारी छिपाई और इसी के तरह से उसने एक बार फिर से कानून से बचने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी योजना कामयाब नहीं हो पाई। चौकसी की भगौड़े जीवन की कहानी काफ़ी रहस्यमयी रही है। वो जनवरी 2018 में भारत से फरार हो गया था जब पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का खुलासा हुआ। उसके भतीजे नीरव मोदी पर भी इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है और वो फिलहाल लंदन में प्रत्यर्पण की कार्रवाई का सामना कर रहा है। भारत सरकार लगातार चौकसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती रही है। दिसंबर 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जानकारी दी थी कि चौकसी सहित अन्य आर्थिक भगौड़े से 22.280 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त या नीलाम की जा चुकी है। इससे बैंकों का कर्जा चुकाया जा रहा है और अब जबकि मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्त में है, भारत ने उनका प्रत्यार्पण जल्द से जल्द कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और अब देखना होगा कि भगौड़ा नीरव मोदी और इसके साथ ही मेहुल चौकसी कितने समय में भारतीय कानून के शिकंजे में वापस भारत आते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदा जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद से हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीजेपी ने इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि वो मुर्शिदाबाद के हालात भयावह बने हुए हैं और कई हिंदू परिवारों का घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। मुर्शिदाबाद जिले के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस हिंसा में शनिवार को पिता पुत्र समेत कम से कम 3 लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाते थे और वहां पर हिंसा पर काबू पाने के लिए अब बीएसएफ की 8 कंपनियां और करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें डीजी से लेकर एएसपी स्तर तक के अधिकारी भी शामिल है और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया है कि राज्य नया वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता सरकार पर प्रहार किया है। आरोप लगाया है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, स्थिति बहुत गंभीर और नाजुक है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। वक्फ कानून के विरोध में राज्य में 10 अप्रैल से हिंसा लगातार जारी है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की छवि आधुनिक जिन्ना के रूप में स्थापित हो गई है और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है। बीएसपी नेता आकाश आनंद की घर वापसी हो गई है। अपने भतीजे आकाश आनंद की बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में वापसी करा ली है। बता दें कि रविवार को आकाश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर मायावती से माफी मांगी और जिसके बाद से मायावती ने उन्हें माफ करते हुए पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया। रविवार को ही एक ट्वीट कर मायावती ने इसकी घोषणा की। इससे पहले आकाश ने एक्स पर एक के बाद एक कुल 4 पोस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने अपनी बुआ और बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगते हुए फिर से पार्टी में लेने की गुहार लगाई थी। बता दें कि 31 दिन के बाद से आकाश आनंद ने एक के बाद एक 4 पोस्ट करके सार्वजनिक रूप से अपनी बुआ मायावती से माफी मांगी। आकाश आनंद ने स्वीकार किया है कि उनसे गलती हुई है और आगे वो ना तो रिश्तेदारों की सुनेंगे और ना ही निजी संबंधों को पार्टी हित में ऊपर रखेंगे। वहीं इसके 2.5 घंटे के भीतर मायावती का भी जवाब आ गया और माफी मंजूरी की, लेकिन उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। मायावती ने यह भी क्लियर कर दिया है आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में वापसी नहीं होगी क्योंकि उनकी गतिविधियां अक्षम्य हैं। यही से वो संकेत था जिसके बाद से अंदरूनी साजिशकर्ता और साथ ही साफ संदेश दे दिया गया कि बसपा की नेतृत्व में भी अब मजबूती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आकाश आनंद बसपा की
नई ऊर्जा दे पाएंगे या नहीं। एक्सपर्ट की माने तो दलित युवा विशेषकर जाट बिरादरी में आकाश की मजबूत पकड़ है, जो चंद्रशेखर की चुनौती का जवाब बन सकती है। मायावती ने आकाश को 2019 में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था और 2023 में उन्हें उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। फिलहाल मायावती के इस फैसले से पार्टी कैडर में जोश लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये साफ हो गया है कि आकाश आनंद पार्टी की जरूरत भी है और भविष्य भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र के महायुति सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अजीत पवार को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच तनातनी किसी से भी छिपी नहीं है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के रायगढ़ दौरे पर थे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात गेस्ट हाउस में होनी थी, मगर फडणवीस तो मिलने नहीं पहुंचे। एकनाथ शिंदे के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली लौटने से गेस्ट हाउस के बंद कमरे में ये मुलाकात हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी शिंदे सेना और अजीत पवार गुट के बीच अनबन की चर्चा बनी हुई है, जहां एक और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धन वितरण के बारे में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजीत पवार से शिकायत करने की चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी ओर मुंबई में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अकेले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद से अमित शाह आज दिल्ली लौट चुके हैं और अमित शाह कल रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक करने वाले थे। हालांकि रात को होने वाला ये बैठक रद्द हो गया था और घोषणा की गई कि यह बैठक आज सुबह होगी। यह बैठक गेस्ट हाउस में होने की आयोजन बनी हुई थी और इस बैठक के बाद से शाह को दिल्ली के लिए रवाना होना था। महागठबंधन सरकार बनने के बाद से सत्ता बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच टकराव की चर्चा है और इसके अलावा चर्चा ये भी है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णय को निलंबित कर दिया जाए। कुछ मामलों में जांच भी चल रही है। दूसरी ओर ऐसी शिकायत भी आ रही है कि शिंदे गुट के मंत्रियों को धन नहीं मिल रहा है। इसीलिए अब राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच होने वाली बैठक में क्या चर्चा होगी और क्या निर्णय लिया जाएगा, और अब ये देखने वाली बात है। सलमान खान की एक मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं तो दूसरी शुरू हो जा रही हैं। सुपरस्टार को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। पिछले कुछ महीने से मामला थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। मुंबई के वर्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप नंबर पर किसी अज्ञात शख्स ने धमकी दी है। दरअसल सलमान को घर में घुसकर मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही सलमान खान की गाड़ी को बम से उड़ा देने की भी धमकी मिली है। फिलहाल वर्ली पुलिस स्टेशन में धमकी देने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। सलमान खान के पिछले लंबे वक्त सेल और बिश्नोई पड़ा हुआ है और कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग भी की गई थी। वहीं सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से एक्टर बुरी तरह से टूट गए थे। हालांकि अब एक बार फिर से उन्हें घर में घुसकर मारने की धमकी मिली है। साथ ही गाड़ी को भी बम से उड़ाने की बात कही गई है। सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के वक्त धमकियों को लेकर खुलकर बात की थी। वो कहते दिखे थे कि भगवान अल्लाह सब कुछ उन पर है, जिसकी जितनी उम्र लिखी हुई है उतनी ही लिखी है। हालांकि वो अपने परिवार की सिक्योरिटी को लेकर परेशान रहते हैं। यही वजह है कि इस बार ईद पर उन्होंने जब बालकनी में आकर लोगों को बधाई दी तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ दिखाई दिए। दरअसल 3 महीने पहले ही बुलेट प्रूफ शीशा लगवाया गया है। वहीं फिल्म की शूटिंग हो के बाद से इवेंट में या फिर कुछ और जगह सलमान खान को देखा गया है। सलमान खान तक सुरक्षा के बीच हर इवेंट में पहुंच रहे हैं।